टॉपिक्स कूलॉम्स लॉ। इस चैप्टर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस लॉ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और बड़ा क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में 100% पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखें कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? देखिए, कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अपन ने जो है वो चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो चार्ज की प्रॉपर्टी में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि चार्ज में अट्रैक्शंस और रिपल्सन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन जो होता है वो अनलाइक चार्ज में बीच में होता है, जबकि रिपल्सन जो होता है वो लाइक चार्ज के बीच में, यानी इन चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन के बेस पर ही आपका कूलॉम्स का लॉ डिपेंड है। तो नाउ 1875 में कूलॉम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया इसने कि दो पॉजिटिव चार्ज लिए, वन पॉजिटिव चार्ज एंड एक अनदर पॉजिटिव चार्ज, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इन पर चार्ज की वैल्यू सेम है और इस चार्ज को जो है आर डिस्टेंस पर रखा। इन चार्ज को क्या किया उसने? आर डिस्टेंस पर रखा। तो इस चार्ज Q1 के कारण इस Q2 पर भी फोर्स लगेगा और इस चार्ज Q2 पर Q1 के कारण भी एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। दोनों बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो उसने इस फोर्स को डिफाइन किया कि इन दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स F is directly proportional to multiple of amount of charge Q1 and amount of charge Q2. Clear? That and F is inversely proportional to square of the distance between the two charge. ये स्टेटमेंट जो है कूलॉम्स ने दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, में यहाँ पर रिपल्सन भी हो सकता है और आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ द charge and inversely proportional to the square of the distance between the two charge. That is the statements of the Coulomb's law. यानी electrostatic force between two charge is directly proportional to multiple of charges and inversely proportional to square of the distance between charges. Square of the distance between charges. Yeah? यानी electrostatic force between two charge is directly proportional to the multiple of charges and inversely proportional to the square of the distance between charges. That is the Coulomb's law. यही जो है आपका एक कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट्स कहलाता है। यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है तथा उन चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज द स्टेटमेंट्स ऑफ द चार्ज। तो इसी स्टेटमेंट्स को मैंने F
इस चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही आपका एक कूलॉम का स्टेटमेंट कहलाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? कूलॉम्स लॉ कहते हैं। नाउ इन दोनों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने F इनवर्सली F इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया Q1/Q2 टू r²। तो ये स्टेटमेंट बन गया कूलॉम्स लॉ का। अब अपन जानते हैं कि अगर अपन जो है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन, तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है F इक्वल्स टू K Q1/Q2 into r², where K is a कूलॉम कांस्टेंट। K क्या कहलाता है? आपका कूलॉम कांस्टेंट कहलाता है। कूलॉम्स कांस्टेंट कि आपकी क्या कहलाता है? कूलॉम्स कांस्टेंट कहलाता है, और जिसकी वैल्यू आपके पास जनरली K इक्वल्स टू होता है 9.1 into 10⁻⁹, ठीक है। 9.1 into 9 जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलॉम स्क्वायर। ये होता है आपके पास K की वैल्यू, और जनरली K को अपन लिखते हैं 1/4πε0। ये इंपॉर्टेंस है 1/4πε0। यहाँ आपके ε0 का मीनिंग होता है कि ये जो चार्ज है Q1 और Q2, ये चार्ज आपके किसी एयर या वैक्यूम मीडियम में रखे गए हैं, किसी एयर या वैक्यूम मीडियम में रखे गए हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको अपन क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। ये ध्यान रखना, इसका पूरा एक लेक्चर में लूंगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पर कंप्लीटली, ठीक है। इसे अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रेफरेंस में इसको अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो K इक्वल्स टू, तो इस आधार पर जो न्यूटन्स लॉ F इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 Q1 into Q2 upon r², that is the Coulomb's law। यही आपका एक Coulomb's law कहलाता है। एक मीडियम इज एयर और वैक्यूम, आपका मीडियम क्या हो सकता है? एयर या वैक्यूम हो सकता है यहाँ पर, फॉर एनी मीडियम, ठीक है। तो F इक्वल्स टू फॉर अनदर मीडियम, F इक्वल्स टू 1/4πε0। किसी भी मीडियम आपका वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, ε0 इंटू Q1/Q2 इंटू r²। ये होता है, ये भी किसी मीडियम में होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ε0 की वैल्यू आपकी क्या होती है? ε0 इंटू ε0r, जहाँ ε0r आपका क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। ε0r आपका क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। ε0r रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे अपन क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो ये आपके पास एक कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ का एक सिंपल स्टेटमेंट है। क्या कहता है कूलॉम्स लॉ?
electrostatic force between two charges is directly proportional to the multiple of charges. F is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional to square of the distance between the charges. Inversely proportional to square of the distance between the charges. इसको मैंने सिंपलीफाई किया। यहाँ पर इस वैल्यू को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि K इक्वल्स कितना होता है 9.1 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर यहाँ पर जो है वो कंसीडर किया जाता है 10 to the power 9 ये तो K equals to 9.1 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर कहलाता है। तो इस चीज को आप जरूर ये सिंपल स्टेटमेंट्स है कूलम्ब्स लॉ का। ये सिंपल सा स्टेटमेंट्स है कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंस आता है कि जब कूलम्ब्स लॉ को अपन कंसीडर करते हैं तो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। कंसीडर क्या करते हैं डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। तो अपन क्या नेक्स्ट जो इसी का टॉपिक्स है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म्स यानी जो फोर्स लगता है बिटवीन दी टू चार्जेस उसका मैग्नीट्यूड तो अपन ने निकाल दिया F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन इसका डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं यानी डायरेक्शन। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है इट डिफाइन द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। वेक्टर फॉर्म क्या डिफाइन करता है इट्स डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस electrostatic force define the direction of electrostatic force define the direction of electrostatic force between two charges। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पॉजिटिव चार्ज मैं लेके चल रहा हूं, इट इज द पॉजिटिव चार्ज और Q1 और ये आपके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q2। मैग्नीट्यूड आर सेम, मैग्नीट्यूड आर सेम यानी दोनों पर चार्ज की क्वांटिटी सेम है, चार्ज पर दोनों पर सेम क्वांटिटी का लगता है। इट्स मींस इस Q2 पर Q1 के कारण फोर्स लगेगा, ठीक है, और इस Q1 पर Q2 के कारण भी एक फोर्स लगेगा, यानी ये इसके बीच में एक तो फोर्स लगेगा यहां पर, एक फोर्स आपका ये भी लग सकता है क्योंकि फोर्स ऑफ अटैक रिपल्सन होगा, कारण कि यहां पर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। एक फोर्स इस चार्ज से इस चार्ज पर भी लगेगा, ये भी आपका एक फोर्स लगेगा, तो ये भी आपका फोर्स लगेगा, ये फोर्स होगा इक्वल फोर्स लगेगा, फोर्स बोथ आर द इक्वल बिकॉज़ मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। डायरेक्शन कैसा होगा उसका डिफरेंट होगा। इसी चीज को अपन जो है यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए कि इस Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स कितना है F21, ठीक है, और इस Q1 पर Q2 के कारण फोर्स लगने वाला फोर्स कितना है F12 है, यानी F12 इज, ठीक है, फोर्स ऑन Q1 due to Q2. Now F21 force on Q2
Q1 ये फोर्स लगेगी और फोर्स कैसे लगेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। ये आपका फोर्स लगेगा, ये इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा। नाउ अब अपन जो है इसका डायरेक्शन कितना होगा यही अपन को कैलकुलेट करना है, डायरेक्शंस का कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि वेक्टर नोटेशंस में इसको रिप्रेजेंटेशन करता हूं, यानी एक्सिस में इसको रिप्रेजेंटेशन करता हूं। ये फिगर आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये चार्ज जो है आपका Q1 जो है, इसकी पोजीशन जो है ओरिजिन से R1 वेक्टर है, इसका डायरेक्शन पोजीशन से कितना है, R1 वेक्टर्स है। और ये आपके पास जो है एक चार्ज है Q2 जिसकी पोजीशन जो है वह कितनी है, R2 पोजीशन वेक्टर है। यानी चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 है, और चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है। क्लियर, इस पोजीशन वेक्टर का। और अपन जानते हैं इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है F21 और इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है F12। अब यहां से इसके बीच की डिस्टेंस को जो है अपन यहां पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यानी आपके पास ये डायरेक्शन है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपके पास ये वाली डिस्टेंस है, ये हो जाएगी आपके पास R21। क्लियर, R21 Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का देखिए R21 ये जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में आपकी डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, R21 हो जाएगी। इस डायरेक्शन में आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, Q1 के रिस्पेक्ट में R21 हो जाएगी। और अगर आपके पास जो है Q1 से Q2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, ये हो जाएगा R12। ये वाला डायरेक्शन जो है यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं पहले F12 कितना होगा, F12 यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यही पर अपन को कंसीडर करना है। F12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन। अब यहां से क्या करेगा, फोर्स ऑन Q1, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R21। यही इंपॉर्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R21 हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, R21 वाला डायरेक्शन जो है यहाँ पर ट्रायंगल लॉ से अपन जो करेंगे तो ये वाला जो रिजल्टेंट डिस्टेंस हो जाएगी R21। तो यहाँ पर आपके कितना आ जाएगा, R21 का स्क्वायर, ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 कहलाएगा। नाउ वी कंसीडर नेक्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और F21 अपन कैलकुलेट करेंगे। तो F21 कौन सा है, ये वाला, यानी इस चार्ज Q2 पर इस चार्ज Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा वह कितना है आपके पास, F21 हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 हो जाएगा का स्क्वायर। R12 ये रहा इसका डायरेक्शन, R12 ये रहा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन ये रहा, आपके पास फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला होगा। यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, नाउ
for vector notations r12 equals to minus, ठीक है, ऑफ वेक्टर r21, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का कैसा है, ऑपोजिट है। तो मैं इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, होता है सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन वेक्टर्स में ये वेक्टर r यहाँ पर दे रखा है, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, r इक्वल टू माइनस r हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, तो वेक्टर नोटेशन से। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में f12 equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 into q2 अपॉन r21 की जगह में माइनस का r12 में लिख सकता हूँ का स्क्वायर r12 में यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, तब आपके पास क्या आया, इक्वल्स टू, ये माइनस मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया, तो आप इधर देखिए, तो f12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्लियर माइनस q1 q2 अपॉन r12 का स्क्वायर। मैं r12 का स्क्वायर इस टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ f21 यानी f12 इक्वल्स टू माइनस का f21। यही प्रूव होता है कि ये जो फोर्स होगा इन दोनों के ऑपोजिट होगा, यानी f12 इक्वल्स टू माइनस का f21। यही अपन ने यहाँ पर प्रूव किया। ये देखिए एक दूसरे के कैसा लगेगा, ऑपोजिट लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड आर सेम बट direction is opposite, direction is opposite। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये पूछा भी जाता है कि मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया है। यदि यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज थे पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इस पॉजिटिव के कारण इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ रहेगा, और इस नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण यहाँ पर भी इसका डायरेक्शन, यहाँ दोनों का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, यानी इस Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स ये रहेगा F, और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स, इन दोनों में इसका डायरेक्शन सेम रहेगा। हमें इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है, इसके कारण यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चीज भी आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विवेलेंट जो पढ़ेंगे तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये चीज भी आपको जरूर ध्यान में रखनी है। तो ये तो था आपके पास एक फोर्स आर सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। इसी कॉन्सेप्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक, इसी चीज को अपन जो है आगे की तरफ और बढ़ाते हैं। नोट्स आपके अवेलेबल है, सिर्फ आप उसको समझिए। नाउ अब अपन जो है इसी चीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अपन जानते हैं यूनिट वेक्टर्स की डेफिनेशन से। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, आर कैप इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, दैट इज द डेफिनेशंस ऑफ द यूनिट वेक्टर्स। यही होती है आपकी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। अब यहाँ पर अपन कंसीडर करते हैं, देखिए सबसे पहले आपके पास r12 की यहाँ पर बात की जाए, r12 कैप कितना होगा, r12 कैप की यहाँ पर बात की जाए, r12 कैप कितना होगा, वेक्टर r अपॉन r12 का मैग्नीट्यूड ये होगा। इसी तरीके से वेक्टर r कैप 21 की यहाँ पर बात की जाए तो वेक्टर r21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r21, यही होता है यूनिट वेक्टर्स का। अब डायरेक्शंस के रूप में आपका फोर्स F12 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q2 और वेक्टर R21
R21 का स्क्वायर इंटू R कैप 1 2 1 डायरेक्शन ये रहेगा R कैप 21। इसी तरीके से आपके पास F21 की यहाँ पर बात की जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q2 इंटू R12 का स्क्वायर इंटू R कैप 21, यानी दैट इज द डायरेक्शंस। यही आपका इस फोर्स का डायरेक्शंस कहलाएगा, यही आपका फोर्स का डायरेक्शन कहलाएगा। ये आपका वेक्टर फॉर्म का कूलॉम्स का एक फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी अगर आपको कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट जो है यहाँ आप लिख सकते हैं। नाउ वी कंसीडर triangles law. Total sum of the vector position is always 0. तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर फॉर ट्राइंगल्स ये A ये O हो गया, ये A और ये B लेता हूँ। डायरेक्शन ऑफ ट्राइंगल OAB की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। कौन सा? ट्राइंगल OAB की यहाँ पर बात करता हूँ। तब यहाँ पर बात क्या आएगा? R1 वेक्टर R1 प्लस R12 वेक्टर R12 फिर माइनस वेक्टर R21 इक्वल्स टू 0। ये आएगा आपके पास। ये वाला ट्रायंगल देखिए, यहाँ से अपन चलेंगे, फिर ये वाला जो डायरेक्शन आएगा, फिर ये वाला जो डायरेक्शन आएगा, ये वाला डायरेक्शन। तो इस पर जो है अपन R12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर R12 को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट आ जाएगा आपके पास वेक्टर R12 का। इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल्स OBA डायरेक्शन में लेता हूं, OBA डायरेक्शन में, यानी OBA डायरेक्शन में इसको मैं कंप्लीट करता हूं OBA डायरेक्शन में, तब यहां पर क्या आएगा आपके पास? वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21, ये डायरेक्शन वेक्टर R21 माइनस R1 इक्वल्स टू 0, यानी मैं वेक्टर R21 को क्या ले सकता हूं? R1 माइनस R2 का वेक्टर। ये चीजें आपने जो 11th में भी पढ़ी थी, और ये इसका पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहां पर R21 यानी R कैप को क्या लिख सकता हूं? वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो मैं जिस चीज को और आगे लिखता हूं, तब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? देखिए R21 को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? इसी इक्वेशन को आप वापस ध्यान से देखिएगा। F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 R कैप। इसी इक्वेशन को आप ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपके पास Q1 Q2 अपॉन R21 को मैं क्या लिख सकता हूं? R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ये मैं लिख सकता हूं इसको वेक्टर R2 माइनस R21 का होल स्क्वायर। और R कैप को क्या लिख सकता हूं? वेक्टर R अपॉन R लिख सकता हूं। तो R कैप 21 को मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर R2 कैप अपॉन वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1। ये हो गया आपके पास। तो इसी को मैं आगे लिखूं, इसी फॉर्म को आगे मैं लिखूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q2 इंटू वेक्टर R2 माइनस R1। देखिए ये स्क्वायर है, ये कम है, तो मैं इसको वेक्टर R³ पे लिख सकता हूं, और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर R21। ये होगा आपके कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होगा। इसी तरीके से F21 की बात करूं सेम प्रोसेस में, तो यहां से देखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q2। अब R12 कितना है? R2 माइनस R1 है। R12 सॉरी मैंने यहां पर R21 है ना,
अब यहाँ पर 2 उल्टा लिख दिया मैंने, वापस को सॉल्व कर देना। अब यहाँ पर R12 कितना आपके पास R2 माइनस R1 होता है, तो इस जगह आपके पास कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर इनटू R कैट को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, और मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q2 इंटू R1 माइनस R2, ये स्क्वायर था, ये था, तो क्या हो जाएगा R3 अपॉन वेक्टर R12। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट्स में F12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई Q1 अपॉन Q2 R1 माइनस R2 R21 और F21 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का Q R12, यही आपका क्या कहलाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो यानी देखिए दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा और इस फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, और इस फोर्स का डायरेक्शंस जो होगा वह चार्ज की नेचर पे डिपेंड करता है। यदि लाइक चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगा और अनलाइक चार्ज है तो डायरेक्शंस क्या होगा, इस चीज को आप लोग जरूर समझिएगा। ठीक है, तो उसी डायरेक्शंस को वेक्टर फॉर्म के रूप में कूलॉम्स ने डिफाइन किया। यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स का क्या करता है, इट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो उसके लिए मैंने क्या किया, दो चार्ज ली, दोनों चार्ज पर मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहाँ पर इस चार्ज Q1 पर Q2 के कारण एक फोर्स लगेगा और वो कितना होगा F12 होगा। क्यों, इसके रिपल्स में होगा, बाहर की तरफ लगेगा, कारण कि यहाँ पर क्या है, दोनों लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। इसी कारण इस चार्ज Q2 पर Q1 के कारण भी फोर्स लगेगा, वह कितना है F21 है, यानी F12 और F21 क्या, F12 चार्ज Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स, F21 क्या है, चार्ज Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स होता है। अब इसी फोर्स का अपने जो है फोर्स जो होगा कंसीडर, ये फिगर इंपॉर्टेंट, इस फिगर को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये R21 और R12 इन दोनों वैल्यू को जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज Q1 जो है वह R1 पोजीशन वेक्टर पर है और एक चार्ज Q2 जो है वो R2 पोजीशन वेक्टर पर है। तो इस कारण से अब इनके बीच में फोर्स F21 Q1 के कारण Q2 पर लगेगा और F12 Q1 पर Q2 के कारण एक फोर्स लगेगा। तो पहले F21 पे तो इसका जो फोर्स लगेगा वो उसका रिजल्टेंट, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस फोर्स का, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, R12 होगा। और इसी तरीके से यहाँ से मैं जो फिर ये जा रहा है तो उसका इसके कारण इस फोर्स का जो डिस्टेंस होगी वो उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, R21 होगा। यानी F21 का जो डिस्टेंस का डायरेक्शन होगा वो R12 होगा और F12 का जो डिस्टेंस का डायरेक्शन होगा वो R21 होगा। ये इंपॉर्टेंस है, ये चीज दोनों इंपॉर्टेंट है। उसी के आधार पर मैंने F12 निकाला और F21 निकाला और उसके बाद R12 इक्वल्स टू माइनस R2, दोनों ऑपोजिट बट डिस्टेंस आर सेम बट डायरेक्शन ऑपोजिट, तो मैं इसको ये फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके आधार पर मैंने एक रिजल्ट निकाला और वो रिजल्ट था आपके पास F12 इक्वल्स टू माइनस F21 था। अब मैंने यहाँ पर उसका वेक्टर फॉर्म को निकालने के लिए अपन जानते हैं यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। अब यहाँ पर ये जो आपका रिजल्ट मिलता है R12 और R21 की वैल्यू को निकालना बहुत जरूरी है। तो अपन पहले मैंने ट्रायंगल OAB लिया, ट्रायंगल OAB लिया, उस ट्रायंगल OAB में मैंने ट्रायंगल OAB डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, तो यानी इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ R1 प्लस इस डायरेक्शन में कौन सा है R12, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो मैंने क्या माइनस R2 इक्वल्स टू 0। ये ट्रायंगल्स के लॉ से अपन जानते हैं। तो यहाँ से R12 इक्वल्स टू कितना आ गया, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो गया। इसी तरीके से ट्रायंगल
बी ए की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से R2 प्लस R12 माइनस R1, तो यहाँ से आपके पास जो है R वेक्टर R21 इक्वल कितना आ गया, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब यहाँ से F12 अपन जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इनटू वेक्टर R21। अब यहाँ से वेक्टर R21 की डेफिनेशन से R21 कितना होता है, वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। अब यहाँ से R21 कितना आ गया, R1 माइनस R2, R21 आपके पास कितना R1 माइनस R2 होगा, तो मैंने इस R21 की जगह R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर है उसकी जगह यूनिट नहीं, वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2, इन दोनों से ये कितना गया R1 माइनस R2 का क्यूब, यानी यह आपके पास एक जो है फॉर्म आई, आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गई आपके पास। इसी तरीके से F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इनटू Q2 अपॉन R12 इनटू R12 का कैप। सिमिलर प्रोसेस जो है मैंने इसके लिए भी किया। इस प्रकार जो है आपके पास जो है वेक्टर फॉर्म जो आई वो क्या होगी, कूलॉम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है वो आपको ध्यान से करना है। क्या करना है आपको कि F वेक्टर F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन वेक्टर F12 का क्या होगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब अपॉन यहाँ पर R21 को भी मैं R1 माइनस R2 ये भी लिख सकता हूँ, या आप जो है वो वेक्टर R21। ये दूसरा F21 की यहाँ पर बात करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R2 माइनस R1 का क्यूब और वेक्टर R12। ये होती है आपके कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, F12 इक्वल्स टू माइनस F2 और ये वाला नोटेशन कैसे आता है, और इसमें जो है वो R12 और R21 का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप लोग एक बार जरूर कॉपी और पेन पर समझते हुए आप उसको नोट करेंगे, जिससे जो है आपको आसानी से ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो ये चीज को आप ध्यान में रखना है। जैसे मैं डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल्स में आपको मैं बताऊं और थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके मैं डायरेक्शन आपको बताऊंगा। जैसे एक प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस आ रहा है। ये आपके पास चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है। एक आपके पास माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। एक आपके पास प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। तो ये भी आपका चार्ज Q1 है, ये भी आपका चार्ज Q2 है, ये भी आपका Q1 है, ये भी आपका मैग्नीट्यूड सेम है पर चार्ज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इस केस में इस चार्ज के कारण भी एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन ये होगा, या आपके पास एक फोर्स यहाँ पर लगेगा इस चार्ज के कारण भी एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। क्लियर। तो ये ध्यान में रखना, इस चार्ज के कारण एक फोर्स लगेगा, वो कैसा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। क्यों कि बोथ आर द लाइक चार्ज। इसी तरीके से इस चार्ज के कारण भी एक फोर्स लगेगा। अगर दोनों का चार्ज सेम है तो फोर्स आर इक्वल, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसी तरीके से अगर आपके पास Q1 है, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर भी आपका एक फोर्स लगेगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। इसी तरीके से Q1 पर इस Q2 के कारण भी एक फोर्स लगेगा, इसका डायरेक्शन ये होगा आपके पास, ये भी फोर्स डायरेक्शन। अब यहाँ पर बोथ आर द अनलाइक चार्ज, तो यहाँ पर इस चार्ज के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इस चार्ज के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी अनलाइक चार्ज में ये फोर्स जो है आपके यहाँ पर लगेंगे। तो दोनों का जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यहाँ दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम, ये लगेगा फोर्स ऑफ। तो इस चीज को आप लोग जरूर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करेंगे। जब अपन जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज को यहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी कंडीशंस को जो है और डिटेल्स में अपन यहाँ पर समझेंगे।